हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार्ट एजुकेशन वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ एकदम झकास होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और कर रहे होंगे थोड़ी सी पढ़ाई भी विथ एंजॉयमेंट। तो दोस्तों, इन द लास्ट वीडियो हमने बात करी थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2 साइंस क्लास 7 की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। यानी कि ओनली हमने केवल कुछ पार्ट जो है कवर किया था उस चैप्टर का। इस पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं आई थिंक इन 3-4 वीडियोस। तो आज जो है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट में लेके आया हूँ और आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक होगा फीडिंग मैकेनिज्म इन स्टारफिश, जो कि छोटा सा टॉपिक है, जो कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है साइंस की क्लास 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर छोटा सा एक अमेजिंग फैक्ट दे रखा है। उसके अंदर छोटा सा बस बता रखा है कि भाई किस तरीके से स्टारफिश जो है वो फीडिंग करती है, किस तरह से अपना फूड कंज्यूम करती है। लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद में शुरू होता है हमारा सबसे मेन टॉपिक, जिसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक फीडिंग मैकेनिज्म इन स्टारफिश। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा स्टारफिश क्या है। स्टारफिश एक ऐसा एनिमल है जो कि सी के अंदर, ओशन के अंदर, पानी के अंदर जो है मिलता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड स्टार फिश बिकॉज बेसिकली ये एक फिश ही है, मछली है, लेकिन इसका शेप होता है स्टार के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार फिश। ओके, ये तो हो गई बेसिक बातें। अब थोड़ा सा इसका मैं इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो बता देता हूँ। सेंटर के अंदर इसकी जो बॉडी होती है, उसके निचले वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर सेंटर में होता है इसका माउथ। ठीक है, और दोस्तों इसकी जो बॉडी होती है, ये जो 5 आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं इसके आर्म्स, इसके लिम्स कह सकते हो आप। ठीक है, ये जो 5 ट्राइंगल्स टाइप स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनको बोलते हैं, ये एक तरीके से इनकी भुजाएं हैं, हाथ, लिम्स, आर्म्स। और दोस्तों इन आर्म्स के ऊपर जो ये ब्लू कलर के मैंने स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर के, ये क्या है? इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। इनको बोलते हैं ट्यूब फीट। ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कि स्टारफिश के ऊपर थाउजेंड्स के नंबर्स के अंदर होती है, बहुत सारी होती है। अब इनका क्या रोल है? इन ट्यूब फीट का ये रोल है दोस्तों, ये ट्यूब फीट काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और जब भी स्टारफिश के आसपास कोई भी एनिमल फूड आता है, बेसिकली कोई एनिमल आता है जिसको इसे कंज्यूम करना होता है एज अ फूड, तो इसे पता लग जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट कि मेरे पास कोई एनिमल आ चुका है, और फिर उस एनिमल को जो है ये खा जाती है। और किस तरह से खाती है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, और यही जो ट्यूब फीट वाला पार्ट है, यही स्टारफिश को चलने में हेल्प करता है, किसी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करता है। तो अब दोस्तों चलते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। मैंने पूरे फीडिंग मैकेनिज्म को 6 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, जिसके अंदर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, मैं आपके सामने पिक्चर्स प्रेजेंट करूंगा एक बड़ा सा, जिसमें आपको सीरीज ऑफ इमेजेस दे रखी है, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की, जिसके अंदर लिखा है डिटेक्शन ऑफ फूड। यानी कि सबसे पहला काम जो है स्टारफिश का वो ये होता है कि वो पता लगाए कि उसके आसपास कोई फूड है या नहीं है। अब यहाँ पर पे फूड का मतलब क्या है दोस्तों? फूड का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पे हमारे जो मोलस्क होते हैं, मोलस्क, क्या आप जानते हैं मोलस्क? इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, अब मोलस्क के अंदर तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो क्लेम्स होते हैं और ऑयस्टर्स होते हैं, इनकी इमेज आपके सामने मैं शो कर दूंगा। ये जो एनिमल्स है जनरली इनको ये स्टारफिश खाती है। अब दोस्तों सबसे पहला काम स्टारफिश का ये होता है कि वो पता लगाए उसके आसपास कोई क्लेम या फिर ऑयस्टर है या नहीं है, और ये काम करने में हेल्प करते हैं हमारे जो ये स्टारफिश के ट्यूब फीट होते हैं। ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ स्टारफिश बॉडी। फर्स्ट इमेज को देखें जिसमें मैंने डिटेक्शन ऑफ फूड को क्लियरली शो किया हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टारफिश जो है उसके पास में एक क्लेम या फिर ऑयस्टर जो है वो आ चुका है, और जो ट्यूब फीट है स्टारफिश के, उन्होंने पता लगा लिया है कि आसपास कोई ना कोई फूड अवेलेबल है। तो दोस्तों इसी तरीके से डिटेक्शन ऑफ फूड वाली स्टेप जो है वो पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, कैप्चरिंग द फूड। यानी कि दोस्तों अब स्टारफिश का काम है जो फूड उसके आसपास मौजूद है उसे कैप्चर करना, उसे पकड़ना। अब दोस्तों
शिकारी के हाथ शिकार लग चुका है और अब शिकार होने ही वाला है, ठीक है, अब भोजन प्राप्त होने ही वाला है। तो क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्लेम या फिर ओएस्टर जो है, वो जो एनिमल फूड है, आप जानते हैं जो ओएस्टर्स होते हैं फिर क्लेम्स होते हैं, इनके ऊपर एक शेल होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शेल होता है जिनके अंदर ये घुस जाते हैं, जो इनको हेल्प करता है बाहर से किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से बचाने के लिए। तो जो ओएस्टर होता है उसका जो एनिमल है, बेसिकली जो एनिमल है वो तो शेल के अंदर घुसा हुआ रहता है और बाहर से शेल जो है वो बंद रहता है। तो स्टार फिश को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस शेल को, जो बाहर जो शेल है, बाहर जो वो हार्ड सरफेस है, पूरा जो ढांचा है, उसको खोलना पड़ेगा, शेल को खोलना पड़ेगा और शेल के अंदर एनिमल बैठा है उसको पकड़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद द हेल्प ऑफ दीज आर्म्स, ये जो आर्म्स है, लिम्स हैं इस स्टार फिश के, इनकी मदद से, और जो हमारे ट्यूब फिट है, हमारे ट्यूब फिट, स्टार फिश का जो ट्यूब फिट है, मैंने आपको बताया था, जो ट्यूब फिट होते हैं उनका काम होल्ड करना भी होता है किसी चीज को पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, कौन, ट्यूब फिट। तो विद द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड ट्यूब फिट, स्टार फिश जो है उस ओएस्टर को या क्लेम को चारों तरफ से ग्रैब कर लेती है, पकड़ लेती है और जो है उस शेल को ओपन करने का प्रयास करती है, ठीक है, और इवेंचुअली जो है वो शेल खुल जाता है और फिर शुरू होती है शिकार की प्रक्रिया। अब दोस्तों आपको सेकेंड इमेज दिख रही होगी उस सीरीज ऑफ इमेजेस के अंदर जिसके अंदर इस स्टेज को मैंने समझाया है, जिसके अंदर किस तरीके से स्टारफिश प्रयास कर रही है उस शेल को खोलने का और अंततः वो शेल खुल जाता है एंड देन स्टार्ट होती है हमारी अगली स्टेप। अगली स्टेप है एवर्टिंग द स्टमक। तो दोस्तों एवर्टिंग द स्टमक का क्या मतलब है? एवर्टिंग द स्टमक का क्या मतलब है दोस्तों? स्टारफिश का जो स्टमक होता है वो खुद अपने प्रे को, यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए बाहर आता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, स्टारफिश का ये माउथ होता है, इस माउथ के अंदर से स्टारफिश का पेट, स्टमक जो है वो खुद बाहर आता है, शेल के अंदर घुसता है और वो जो एनिमल छुपा हुआ है शेल के अंदर, उस एनिमल को चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है ये स्टमक। अभी मैं दिखाऊंगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। इस स्टमक को बोलते हैं कार्डियक स्टमक, ठीक है, ये जो स्टमक बाहर आया है इसको बोला जाता है कार्डियक स्टमक। अब इमेज देखिए, इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा स्टेप नंबर 3 के अंदर किस तरीके से जो माउथ है स्टारफिश का, वहाँ से एक स्टमक, कार्डियक स्टमक जो है वो बाहर आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे जीभ है वो, लेकिन जीभ नहीं है, टंग नहीं है, इट इज़ अ स्टमक ऑफ स्टारफिश जिसका नाम है कार्डियक स्टमक। ये कार्डियक स्टमक बाहर आता है और ट्रैप कर लेता है उस ऑयस्टर या फिर क्लेम को। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4, एक्सटर्नल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, अब जो वो कार्डियक स्टमक बाहर निकला है स्टारफिश का, वो एनिमल को ट्रैप कर लेता है। एनिमल को ट्रैप करने के बाद में उस एनिमल के ऊपर ये कार्डियक स्टमक रिलीज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं फूड की कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में, ताकि जो है फूड जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाए। यानी कि बेसिकली जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज हुए हैं ये उस एनिमल को ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर पार्ट्स के अंदर और उसे लिक्विफाई करेंगे, ताकि इजीली वो जो एनिमल है वो लिक्विफाई हो जाए और उसको ट्रैप किया जा सके, उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 में लिखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दोस्तों एक्सटर्नल डाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्डियक स्टमक जो है वो उस एनिमल को ब्रेक डाउन कर लेता है और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आफ्टर एक्सटर्नल डाइजेशन, अब वो जो है एनिमल वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब वो जो कार्डियक स्टमक है वो उस फूड को, वो उस एनिमल को जो है ट्रैप कर लेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, उसे सोख लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है, ट्रैप कर लेगा। आगे स्टेप नंबर 6 में लिखा है कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। अब दोस्तों वो फूड जो है जिसे एब्जॉर्ब कर लिया गया है बाय कार्डियक स्टमक, वो कार्डियक स्टमक उस फूड सहित वापस चला जाता है जहां से वो आया था, यानी कि स्टारफिश की बॉडी में वापस चला जाता है उस फूड को लेकर के। अब ये जो फूड है जो पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड चला जाता है दूसरे स्टमक के अंदर जिसका नाम है पाइलोरिक स्टमक। जी हाँ दोस्तों, स्टारफिश के अंदर दो टाइप के स्टमक होते हैं, दो टाइप के पेट होते हैं।
एक पेट एक स्टमक, तो वो जो बाहर निकलेगा और उस जो एनिमल फूड है उसे एक्सटर्नली डाइजेस्ट करेगा, एक्सटर्नल डाइजेशन की प्रोसेस को अंजाम देगा। उसका नाम है कार्डियक स्टमक। ये कार्डियक स्टमक एनिमल फूड को पार्शियली डाइजेस्ट करके एक्सटर्नली डाइजेस्ट करके अंदर लेके जाएगा और इसे ट्रांसफर कर देगा पाइलोरिक। पाइलोरिक कहाँ लिखूं पाइलोरिक, इसका नाम होता है पाइलोरिक स्टमक। तो पाइलोरिक स्टमक के अंदर जाने के बाद में उस एनिमल फूड का प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन होगा, ताकि स्टारफिश उसके उस एनिमल के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके और इस तरीके से हमारा जो स्टारफिश है वो अपना पेट भर लेता है, उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती है और उसकी जो भूख है वो मिट जाती है, खत्म बात। तो दोस्तों ये था फीडिंग मैकेनिज्म इन स्टारफिश। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको हर एक चीज़ सही से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या? अब हम बात करने वाले हैं ह्यूमंस के अंदर जो पाचन तंत्र होता है, यानी कि आप और मैं जो कि ह्यूमन बींग्स है, हमारे अंदर जो डाइजेशन का मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से वर्क करता है, पूरा सिस्टम क्या होता है, हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल which begins at the buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal. This canal consists of buccal cavity यानी कि माउथ रीजन, और ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन which ends in rectum and then anus. अब दोस्तों इसको समझाने से पहले I will ask you a question, ठीक है? क्या आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि जब आपको चीज़ खाते हैं, अपने मुंह में डालते हैं, तो उसके बाद उस खाने का क्या होता है, उस फूड का क्या होता है, कहाँ जाता है वो फूड, और कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ता है उस फूड को? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ना एक बहुत लंबा रास्ता है जो हमारे फूड को ट्रेवल करना पड़ता है, और इस रास्ते के थ्रू जाते वक्त हमारा फूड स्लोली डाइजेस्ट होता रहता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है, और जैसे जैसे नीचे पहुँचता जाएगा उतना ज़्यादा डाइजेस्ट होता चला जाएगा और लास्ट में जाकर के एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है उसके वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो एक कंटिन्यूस कैनाल होती है जो स्टार्ट होती है बकल कैविटी से। बकल कैविटी मतलब ये हमारा जो माउथ वाला रीजन है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। यहाँ से स्टार्ट होती है और एंड होती है एनस पे, ठीक है? एनस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस कैनाल। इस लॉन्ग कैनाल को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? एलिमेंट्री जो वर्ड है उसका संबंधित फूड से है, न्यूट्रिशन से है, तो इसलिए इस कैनाल को जो है एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है, और इसका नाम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है। इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है इसके थ्रू आपका फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। अब दोस्तों ये जो कैनाल है वो बनी है इन 6 पार्ट से मिलकर के, ठीक है? फर्स्ट पार्ट है बकल कैविटी यानी कि आपका माउथ वाला रीजन, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा माउथ है ना, इस माउथ के अंदर जो पूरा ये स्पेस है अंदर की साइड, जिसमें आपके टंग है, आपके टीथ है, ये जो पूरा अंदर वाला एरिया है इसको बोलते हैं बकल कैविटी, ठीक है? माउथ जो है बेसिकली उसको आप बकल कैविटी नहीं बोल सकते, मतलब माउथ जो है केवल ये ओपनिंग है, बाहर की ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है ना आपके लिप्स वाला एरिया, ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं माउथ। लेकिन बकल कैविटी ये अंदर का पूरा रीजन मिला के, यानी कि माउथ प्लस अंदर का पूरा रीजन मिला के बकल कैविटी उसको बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद है ओएसोफेगस यानी कि फूड पाइप, ठीक है? बकल कैविटी के बाद नीचे गले से होकर के गुजरता है आपके ओएसोफेगस। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाने वाला हूँ, वैसे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये सब जो पार्ट्स है किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ओएसोफेगस, फूड पाइप, एंड देन स्टमक आता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एक ट्यूब होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड, ठीक है? दिखने में ऐसा लगता है नूडल्स हो, लेकिन वो एक स्मॉल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। और फिर उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन जो कि एक मोटा पाइप होता है, और जो कि एंड होता है रेक्टम में, एंडिंग इन रेक्टम, जहाँ पर पे आपके फीसेस जो है वो स्टोर होते हैं। और लास्ट में आता है एनस, यानी कि लास्ट में जो ओपनिंग जहाँ से आपकी बॉडी वेस्ट मटेरियल को डिफिकेट करती है, एक्सक्रीट करती है, उस ओपनिंग को बोलते हैं एनस, ठीक है? तो दोस्तों ये थी एलिमेंट्री कैनाल की बात। अब दोस्तों ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, जैसे पैंक्रियाज हैं, लीवर है, इनका भी रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में और हमारा डाइजेशन करने के अंदर।
तो इंक्लूडिंग दीज ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियाज एंड दिस होल एलिमेंट्री केनाल, ये पूरा मिला करके बनता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी फोटो ये रही आपके सामने। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेसिकली वो पूरा सिस्टम है जिसके अंदर एलिमेंट्री केनाल भी आ गई। ठीक है, और उसके साथ में जो बाकी ग्लैंड्स हैं यानी कि पेंक्रियास और लिवर वो भी आ गए हैं, तो ये मिला करके पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं वन बाय वन हमारे एलिमेंट्री केनाल के हर एक पार्ट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे माउथ और हमारे बकल कैविटी के बारे में। दोस्तों बकल कैविटी के अंदर हमारी टंग आती है, हमारे दांत आते हैं। अब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनका क्या रोल होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स भी वहीं नीचे होती है, थोड़ी पास में। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे दांतों के बारे में, टीथ के बारे में। अब दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए हमारे दांतों का क्या काम है। हमारे दांतों का ये काम है कि हम जो भी सॉलिड फूड खाते हैं उसे चबाना ही हमारे दांतों का काम है। ठीक है, उसे चबाना ही हमारे दांतों का काम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमें दांत दिए गए, आखिर क्यों हमें खाना चबाना पड़ता है, उसे चबाने की क्या जरूरत है। अगर हम सॉलिड फूड को डायरेक्टली निगल जाएं तो क्या होगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आप इमेजिन करें, आप रोटी खाते हैं, अगर आप एक रोटी को रोल करके बिना चबाए अगर निगल जाएं तो क्या होगा, जरा इमेजिन करिए। होगा ये दोस्तों कि चूंकि ये रोटी डायरेक्ट आपके पेट में पहुंच चुकी है, तो अब आपके पेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इसको पचाना। ठीक है, इसको पचाना, क्योंकि जब आप कोई चीज़ चबाते हैं अच्छे से तो वो आपके माउथ के अंदर ही एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप रोटी चबाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं सॉलिड फूड, तो वो आपके माउथ में ही बिकॉज ऑफ योर टीथ और सलाइवा आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म के अंदर, एक पेस्ट टाइप बन जाता है आपके माउथ के अंदर। और उस पेस्ट को पचाना आपके लिए, आपके पेट के लिए ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड फूड को डायरेक्ट निगल जाते हैं तो वैसे भी आपका जो स्टमक है वो पहले उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा सिंपल फॉर्म के अंदर और पेस्ट बनाएगा। बिना उसका पेस्ट बनाए उसको ब्रेक डाउन करे आपका फूड डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। इसीलिए द गॉड हैज गिवन अस टीथ सो दैट वी कैन ब्रेक द सॉलिड फूड बिफोर एंटरिंग इनटू द स्टमक। अब दोस्तों थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ टीथ के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे आपके मुंह में कुल मिलाकर के 32 टीथ हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, अपर जो के अंदर भी 16 है, लोअर जो के अंदर भी 16 है। अब दोस्तों ऊपर के 16 टीथ भी सेम होते हैं और नीचे की साइड जो 16 टीथ है वो भी सेम होते हैं। तो इन 16 टीथ में से आगे वाले 4 होते हैं हमारे इंसीजर्स, जो कि 4 होते हैं इन नंबर्स। इनका काम होता है फूड को कट करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे कैनाइंस, जो कि पॉइंटेड टीथ होते हैं। 2 कैनाइंस होते हैं, इनका काम होता है फूड को टीयर करना। जैसे अगर आप गन्ना खाते हैं तो गन्ने को अलग करते हैं, तो आप इन टीथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, इन टीथ को काम में लेते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे 4 प्री मोलर्स और 6 मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर टीथ का इस्तेमाल जो यूज़ है वो ये है कि ये फूड को चबाने में और ग्राइंड करने में काम आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारे जो कुल मिला के 32 दांत हैं, 32 टीथ हैं, ये हेल्प करते हैं हमें किसी भी टाइप के सॉलिड फूड को खाने में, कंज्यूम करने में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि हमारे बचपन के अंदर दूध के दांत आते हैं, मिल्क टीथ, जो कि 6 से 8 वर्ष की आयु के अंदर जो है गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि वो दांत कच्चे होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जो नए दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ, जो कि टिल डेथ या फिर ओल्ड एज के अंदर, ओल्ड एज तक जो है हमारे साथ रहते हैं। उसके बाद में शायद किसी कैविटी के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण गिर जाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है साइंस की, क्लास 7 की, उसके अंदर ये दिया हुआ है, ये बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपके दांत खराब हो जाते हैं, उनमें कैविटी हो जाती है। तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता ये है दोस्तों कि जनरली हमारे मुंह के अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। लेकिन दोस्तों जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो खाने के बाद में इन बैक्टीरियाज की जो तादाद है, इनके जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि और बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाते हैं। अब दोस्तों अगर हमने सुबह और शाम 2 टाइम अगर ब्रश नहीं किया अच्छे से, और जब भी हम कुछ चीज़ खाते हैं तो अगर हमने रिंसिंग नहीं करी, हमने कुल्ला नहीं किया खाने के बाद में, और फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारे मुंह में रह गए, तो होगा ये दोस्तों कि जो बैक्टीरियाज थे वो इन फूड पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड्स रिलीज करते हैं। ये एसिड्स
जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे मुंह के लिए, हमारे दांतों के लिए। और इन्हीं एसिड्स की वजह से हमारे दांतों में सड़न होती है, इन्फेक्शन होता है, कैविटी होती है और हमारा दांत जो है इवेंचुअली ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। इसकी वजह से हमें बहुत दर्द होता है और बाकी सारा प्रोसेस जो है वो होता है। लेकिन जो चॉकलेट्स हैं, जो हाई शुगर फूड्स हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा मीठे, ज़्यादा खट्टे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उस वक्त हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर रिलीज करती हैं सलाइवा, प्रोड्यूस करती हैं सलाइवा। ये सलाइवा हमारे फूड में मौजूद स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स के अंदर। अब दोस्तों स्टार्च क्या होता है? स्टार्च का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। हम जो भी खाते हैं उसके अंदर मौजूद होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। इसीलिए सलाइवा का काम है इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चेंज करना, ताकि हमारी बॉडी इन कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर सके। तो हमारा जो सलाइवा है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स के अंदर। स्टार्च का मतलब है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल शुगर्स का मतलब है सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये रोल है हमारे जो सलाइवा है उसका। अब दोस्तों हमारे मुंह के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है, इसका नाम है जीभ। जी हाँ, टंग। इस टंग का क्या काम है बताओ मुझे आप। इस टंग का ये काम है दोस्तों कि हम बात कर पा रहे हैं, मैं बोल पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टंग है। अगर मैं टंग नहीं हो, हमारे दांत नहीं हो और हमारे पास टंग नहीं हो, तो हम अच्छे से बोल ही नहीं सकते। आप ट्राई कर सकते हैं इस लेक्चर के बाद। तो टंग हमें मदद करती है बोलने में। इसके अलावा दोस्तों टंग हमें हेल्प करती है किसी भी फूड के टेस्ट को जानने में, कि कोई चीज़ मीठी है या खट्टी है या स्पाइसी है, कैसी है, सॉल्टी है,